नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां मुठभेड़ हुई है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें, ये आतंकी फरवरी में एक कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल थे। फरवरी में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या हुई थी। मौरिफत मकबूल, जाजिम फारूक के तौर पर जो आतंकी ढेर किए गए, मारे गए हैं, उनकी पहचान इन दोनों के रूप में हुई है। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ की ये खबर है। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नजीर मसूदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। नजीर, बताएं इस एनकाउंटर से जुड़ी क्या जानकारी? जी, कल रात को सुरक्षा फोर्सेस ने एक ऑपरेशन शुरू किया आर्मी के साथ, और वहां ऑपरेशन, उनको ये इतला थी कि वहां मिलिटेंट छुपे हैं लश्कर-ए-तैयबा के, और 2 मिलिटेंट को इस इनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस का कहना है, जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि ये दोनों इन्वॉल्व थे इसमें। जो संजय शर्मा फरवरी 26 को मारा गया था एक आतंकी टारगेट अटैक में, उसमें मुलव्वस थे। और ये दूसरा इनकाउंटर है इस साल जिसमें पुलिस का कहना है कि जो आतंकी संजय शर्मा के जो मारने में मुलव्वस थे वो मारे गए हैं। इससे पहले 28 फरवरी को भी एक इनकाउंटर हुआ था जहां एक आकिब मुश्ताक आतंकी था, उसको भी मारा गया। तो कुल मिला के 3 आतंकी जो इसमें मुलव्वस अभी तक थे उनको मारा गया है इनकाउंटर्स में। तो आज भी सवेरे पुलिस का ये कहना कि मुठभेड़ शुरू हुई, उसके बाद उनकी शिनाख्त भी हुई जो लोकल मिलिटेंट थे। तलाशियां अभी जारी हैं। दरअसल पुलिस और आर्मी का, यहाँ सुरक्षा फोर्सेस का मिलिटेंट्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान, ऑलमोस्ट हर दिन यहाँ ऑपरेशन मिलिटेंट्स के खिलाफ होते ही रहते हैं। कहीं सर्चेस होते हैं, कभी कामयाबी मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते। कुछ जगह पे सुरक्षा फोर्सेस को नुकसान भी उठाना पड़ता है, जैसे हमने हाल ही में देखा कि अनंतनाग इनकाउंटर में जहां 3 ऑफिसर और 1 जवान मारा गया सुरक्षा फोर्सेस के। इसी तरह राजौरी पूंछ में भी कही है कि नुकसान हुआ सुरक्षा फोर्स को। आज जो ये इनकाउंटर है इसमें 2 लश्कर-ए-तैयबा के मिलिटेंट मारे गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नजीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि नजीर बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के शोपियां में ये मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने यहाँ पर एनकाउंटर उनका किया है। और फरवरी में जो कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या हुई थी उसमें वो शामिल थे। जो 2 आतंकी जिनकी पहचान हुई है, मौरिफत मकबूल, जाजिम फारूक, जिनको ढेर किया गया है, वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। और अब बात कर लेते हैं इजराइल गाजा युद्ध की, जिसमें दोनों ओर से सैकड़ों बेगुनाह मारे गए हैं। इजराइल और गाजा के बीच युद्ध के चौथे दिन मरने वालों का आंकड़ा 1600 के पार हो गया है। इजराइल के मुताबिक उसके करीब 900 लोगों की मौत हुई है और इस युद्ध में 2600 से ज्यादा इजरायली घायल हुए हैं, जिसमें कि ज्यादातर इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर भी बनी हुई है। अब भी बड़ी संख्या में इजरायलियों को हमास के आतंकवादियों ने बंधक बनाया हुआ है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं शामिल हैं। वहीं इस युद्ध में इजराइल की जवाबी कार्रवाई में करीब 700 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। 2900 फिलिस्तीनी घायल हैं और इस बीच दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले भी जारी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि कई फिलिस्तीन बंदूकधारी हमलावर अब भी इजराइल में मौजूद हैं। इजराइल ने गाजा के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। गाजा की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट से हमला जारी है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमास रॉकेट से हमला कर रहा है। अमेरिका इजराइल की मदद के लिए जहाजी बेड़ा भेज रहा है और अमेरिकी फाइटर जेट भी युद्ध क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं। इन आवाजों के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरह से युद्ध के हालात इस वक्त इजराइल और गाजा पट्टी में बने हुए हैं। दोनों ही ओर से सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जानें इस युद्ध में जा चुकी है।
और इजराइल में हमास के रॉकेट हमले में एक भारतीय महिला नर्स भी घायल हुई है। केरल के कन्नूर की रहने वाली श्रीजा नाम की इस महिला को गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में उनकी सर्जरी भी हुई। पीड़ित अपने पति से फोन पर बात कर रही थी, तभी ये हमला हुआ था। ये सारी जानकारी उनके पति ने दी है। भारत में परिवार वालों को एक दिन बाद घायल होने की ये खबर मिली थी। हमास के इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं और घायलों का इलाज इस वक्त जो स्थानीय अस्पताल है वहां पर चल रहा है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह एश्कलॉन शहर के एक ऐसे ही अस्पताल पहुंचे जहां बड़ी संख्या में घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है। दक्षिणी इजराइल के शहर एश्कलॉन का ये बर्जलाई हॉस्पिटल है और यहाँ बड़ी तादाद में घायलों को लाया गया शनिवार के हमले के बाद, और अभी भी बहुत सारे घायल जो हैं उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। इस इलाके में कई मौतें भी हुई है, जिसकी पूरी तादाद जो है वो नहीं बताई जा सकती अभी, क्योंकि जो कोई सूचना है वो अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर है कि इस इलाके में जिस तरीके से रॉकेट गिरे और उसकी जद में जितने लोग आए उनको यहाँ के हॉस्पिटल में लाया गया। 2 हॉस्पिटल हैं साउथ के इलाके में। हम बात करते हैं अभिषेक से, जो ये बताएंगे कि आखिरकार which are the other hospital and how much casualties reached in those 2 hospitals? In total, they reported there is over 2,000 wounded that reached the hospital. To the 2 main hospitals in the south, which is Baltai, where we're at right now, located in Ashkelon, and the second one in Soroka in Beersheba. Now they could handle the scope of wounded, so many of them, hundreds of them, have to be evacuated and shifted to more central hospitals in Tel Aviv, in Jerusalem, and in northern Israel. तो ये बता रही हैं कि घायलों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इन 2 अस्पतालों में उनका इलाज संभव नहीं था और इसलिए इनको अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। इसमें तेल अवीव का अस्पताल जो है वो भी शामिल है और यहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में जो यहाँ घायल आ रहे हैं, उनके परिजन आ रहे हैं, उनके लिए जो खाने का बंदोबस्त या फिर उनको जो चीज़ें हैं उसका बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किया गया है। और ये सिलसिला शनिवार से यहाँ पे चल रहा है। तो जो एक आपात स्थिति यहाँ बनी है, जो युद्ध जैसे हालात बने हैं, उसमें जिस तरीके से पीड़ितों की तादाद यहाँ पर बढ़ी है, उनकी मदद के लिए लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। खुद यहाँ पे इजरायली आकर यहाँ पे श्रमदान कर रहे हैं और ये इस मुल्क की एक बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं ऐसे में जो ज़रूरी सेवाएं हैं उस पर खासा असर पड़ा है। और ख़ास तौर पे ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब रह रहकर सायरन की आवाज़ यहाँ पे आ रही हो और लगातार रॉकेट से हमले अब भी जारी हों। तो ऐसे में यहाँ चुनौती और ज़्यादा बड़ी है और लोग उससे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। एश्कलॉन बर्जलाई हॉस्पिटल से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि इजराइल की सीमा के अंदर अब भी हमास के आतंकी मौजूद हैं। अपने दुश्मनों के साथ हम जो करने वाले हैं उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। जिन ठिकानों से भी हमास के आतंकी ऑपरेट कर रहे हैं जल्द ही उन्हें खंडहर में तब्दील कर दिया जाएगा। हमारा पहला काम गाजा पट्टी के आसपास के शहरों में पनाह लेने वाले आतंकियों को खदेड़ना और उनसे शहर खाली कराना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल से किडनैप और लापता लोगों को तलाशने की कोशिशें जारी हैं। हम इस वक्त कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन भरोसा है कि जीत हमारी ही होगी। हमास आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट का ही दूसरा रूप है। इसे भी हम ठीक उसी तरह खत्म कर देंगे जैसे आईसिस को किया था। तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये बयान जारी किए हैं। अब सुनते हैं उनका विस्तार से पूरा बयान। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions.
We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. तो इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं, लेकिन इस बार हमास ने ताबड़तोड़ हमले कर इजराइल को भी चौंका दिया है। दोनों देशों के पास मौजूद हथियारों की सीधे सीधे तुलना तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमास के लड़ाके आतंकी गैर पारंपरिक युद्ध लड़ते हैं, लेकिन इस बार हमास ने हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया है, ग्लाइडर जैसे आधुनिक तरीकों का भी उसने इस्तेमाल किया है। इससे पता चलता है कि हमास ने अपने बेड़े में कई नए हथियार शामिल किए हैं। अब इस बात की पूरी संभावना है कि इजराइल अगर गाजा पट्टी पर जमीनी हमला करेगा तो अपने बेहतर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल वो करेगा। इजराइल पर हमास का हमला, जो बाकायदा फौजी तर्ज का हमला था, इसमें लड़ाई की नई तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से कुछ तो पहली बार किसी जंग में देखने को मिले। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमास इजराइल में हवाई ग्लाइडर्स के जरिए दाखिल हो रहा है। इस तरह सीमा पर इजरायली फौजियों की चौकियों पर भारी बंदोबस्त को चकमा देने में वो कामयाब रहे। हथियारों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल भी हमास ने पहली बार करते हुए इजराइल की सबसे सुरक्षित तोप मरकावा 4 पर वार किया। हमास रॉकेट तो पहले भी छोड़ता रहा है, लेकिन इस बार उसकी मार 70 किलोमीटर से भी ज्यादा रही, तेल अवीव तक रही। यानी ये रॉकेट अत्याधुनिक गाइडेंस और प्रोपल्शन प्रणाली से लैस है। हमास ने नौकाओं के जरिए भी इजराइल में घुसने की कोशिश की। इनमें से कई नौकाओं को इजरायली सेना ने रोका। ये सभी हथियार हमास की अल कसाम ब्रिगेड का हिस्सा हैं, जो ये हमले करती है। एक बार फिर हमास के हमले के दौरान नागरिकों का अपहरण किया गया और उन्हें मानव कवच की तरह इस्तेमाल किया गया। इजराइल के अंदर घुसने वाले ज्यादातर हमलावर एक तरफा मिशन पर हो सकते हैं। उधर इजराइल, जिसके खुफिया तंत्र का बड़ा नाम था, उसे अब युद्ध लड़ने के लिए अपनी पारंपरिक फौजी ताकत का सहारा लेना पड़ेगा। इजराइल की पारंपरिक ताकत देखें तो F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, स्मार्ट बम जो सीधे निशाने पर जाकर लगते हैं, नेटवर्क केंद्रित कार्य प्रणाली जिसमें निशाने को कई स्तर पर सेंसर भांपते हैं, लगभग 500 अत्याधुनिक मरकावा तोपें और पनडुब्बी नौकाएं जो मिसाइल या ड्रोन को तुरंत निष्क्रिय कर देती हैं। इजराइल एक परमाणु शक्ति है, एक ऐसी क्षमता जो हमास से लड़ाई में तो किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई का दायरा बढ़ा तो ये खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और वहीं इजराइल पर हमास के हमले के बाद सबसे ज्यादा सवाल मोसाद पर उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? आखिर इतने बड़े हमले का कोई सुराग इजराइल को क्यों नहीं मिला?
इस हमले को अब 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक रहकर फिलिस्तीनी इस्लामाबादी समूह हमास इजराइल पर रॉकेटों, वाहनों, नावों और यहां तक कि पैराग्लाइडरों के जरिए हमले कर रहा है। सवाल कई उठ रहे हैं जिनके जवाब फिलहाल सब ढूंढ रहे हैं। वहीं इजराइल के एक बड़े नेता ने एनडीटीवी के सामने ये बात मानी कि दुनिया भर में बेहतरीन रक्षा तकनीक के लिए मशहूर देश मात खा गया। I mean, of course, we have a huge intelligence failure on our hands, and we will deal with it after we will deal with the more urgent thing we need to deal with, which is making sure we are taking their capabilities from them. We have a good history of being able to learn from mistakes instead of just agonizing over them, and this is what we're going to do. शनिवार को हमास का हमला 1973 के बाद से इजराइल पर सबसे बुरा हमला था। हमास ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया है, जिनमें से कुछ को गाजा पट्टी पर ले जाने से पहले परेड कराई गई। मीडिया सहित इजरायली वेबसाइटों और सर्वरों पर साइबर हमलों की भी खबरें अब आ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के थॉमस फ्रीडमैन ने लिखा कि इस हमले के लिए हमास ने कई महीनों से तैयारी की। हमास ने गाजा सीमा पर युद्धाभ्यास किया, जिसे इजराइल की सेना सही तरीके से समझ नहीं पाई। सूत्रों का ये भी कहना है कि हमास ने अपनी योजनाओं को 2 वर्षों तक गुप्त रखा। हर तनाव के बाद हमास ने ये दिखावा किया कि वह पूर्ण युद्ध नहीं चाहता। विशेषज्ञों का मानना है कि हमास ने सीमा के पास कैमरे और सेंसरों को भी खराब कर दिया था, ताकि सच्चाई छुपी रहे। इन सब तथ्यों के बावजूद गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल की नजरें कभी भी बहुत दूर तक नहीं होती। आसमानी से निगरानी ड्रोन करते हुए लगातार गूंजते रहते हैं। अत्यधिक सुरक्षित सीमा सुरक्षा कैमरों और सुरक्षा कर्मियों से भरी हुई है और खुफिया एजेंसियां गाजा से ढेर सारी सूचनाएं निकालने के लिए कई स्रोतों और साइबर क्षमताओं पर काम करती रहती है। I think it made it easier for them. मुझे लगता है कि पिछले महीने या साल से ही वो लोग उस इलाके में अपने सैनिकों के साथ थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ एक फेंस बना ली थी। शायद उनको ये लगा कि हमास उस फेंस को पार नहीं कर पाएगा। साफ है कि इजराइल में संकट अभी भी सामने है और कोई नहीं जानता कि सामान्य स्थिति कब बहाल होगी। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले कि क्या गलत हुआ, ये इजराइल की अजय छवि है जिसे गंभीर झटका लगा है। नई दिल्ली से मोहम्मद गजाली के साथ मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वहीं पेरिस में सोमवार को सैकड़ों लोगों ने इजराइल के समर्थन में एक रैली में मार्च किया। इस मार्च के अंत में वहां से प्रतिष्ठित जो आईफिल टावर है उसको इजरायली झंडे के रंग में रोशन किया गया। इस मार्च में भाग लेने वालों में पेरिस की मेयर भी उसमें शामिल थी। तो पेरिस में आपने देखा इजराइल के समर्थन में जो रैली निकाली गई, वहीं दूसरी तरफ अपना समर्थन दिखाने के लिए सोमवार को ही शाम को अमेरिका के व्हाइट हाउस को इजरायली झंडे के रंग से रोशन किया गया। अमेरिका इस युद्ध में इजराइल की हर संभव मदद कर रहा है, साथ ही इसने जरूरी हथियार और सैन्य उपकरण पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। तो फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं इजराइल और गाजा के बीच युद्ध के, भारत का रुख आने वाले वक्त में क्या रहेगा, दिखाएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध के बीच ये सवाल अब उठ रहा है कि ये लड़ाई अगर लंबी चलती है तो इसमें भारत क्या करेगा। भारत से जहां उम्मीद बड़ी है वहीं जिम्मेदारी भी बड़ी है।
जो दोनों देश इस वक्त युद्धरत हैं, दोनों ही भारत के दोस्त हैं। भारत कैसे संतुलन बनाता है, ये समझने के लिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। शनिवार सुबह से हमास के हमलों के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गोले और रॉकेट की बरसात जारी है। दोनों तरफ के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हमास के इस हमले की सारी दुनिया के सहित भारत ने तीखी आलोचना की है, लेकिन असली सवाल ये है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली, जिसके काफी आसार हैं, तो भारत क्या करेगा। फिलिस्तीन के साथ भारत का ऐतिहासिक रिश्ता है। इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बाद में स्थापित हुए, लेकिन बेहद मजबूत हैं। मध्य पूर्व के देशों के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, जबकि इजराइल संकट मध्य पूर्व में आने वाले दिनों में लेबनान, ईरान सहित कुछ और देशों को चपेट में ले सकता है। ऐसे में भारत के सामने एक संतुलित नीति बनाए रखने की चुनौती होगी। इस चुनौती को अमेरिका और चीन के संदर्भ में भी देखना होगा। मध्य पूर्व में इन दिनों भारत का बढ़ता प्रभाव दुनिया महसूस कर रही है। भारत के संबंध मिडिल ईस्ट में सभी के साथ बहुत अच्छे रहे। भारत फिलिस्तीनियों के साथ भी रहा, इजराइल के साथ भी रहा। हमारे सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, बाकी देशों के, इजिप्ट के साथ, सबके साथ अच्छे संबंध हैं। परंतु जिस प्रकार से हमला किया गया है, सिविल इलाकों पर हमला किया गया, और हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत हमेशा आतंक के विरोधी रहा है। भारत ने कभी भी आतंक का साथ नहीं दिया। ये एक बार नहीं, अनेकों बार भारत ने इस बात की अपना हर जो प्लेटफॉर्म पर भारत ने इस बात को रखा है कि हम आतंक के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भारत ने कड़ा विरोध किया और भारत ने अब बयान दिया कि इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं, और जिसका कि इजराइल ने भी धन्यवाद किया है कि ये वाकई में अच्छी बात है कि आप हमारे साथ हैं। अमेरिका का भी ये स्टैंड है, और देखा जाए तो ब्रिटेन भी आज इजराइल के साथ है। लेकिन भारत की चुनौती सिर्फ कूटनीतिक संतुलन बनाने की नहीं, अपने आर्थिक हितों को बचाए रखने की भी है। जंग शुरू होते ही कच्चा तेल $3 प्रति बैरल महंगा हो चुका है। पिछले कुछ महीनों से नरम चल रहा सराफा बाजार बेशक उछला है, जबकि डॉलर भी 83 पार कर चुका है। इस युद्ध का असर सप्लाई चेन पर भी पड़ने का अंदेशा है। ऐसे में भारत के सामने कुछ आर्थिक चुनौती भी रहेगी। सच ये है कि भारत से ये भी उम्मीद रहेगी कि वो आपस में लड़ रहे अपने दो दोस्तों को बातचीत की मेज तक कैसे लाए। ऐसे मामले में जो आपस में दुश्मन हैं, वो भारत के दोस्त हैं। इसलिए उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों बड़ी है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर क्या पड़ेगा असर, दिखाएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को कहा कि भारत सरकार इजराइल हमास युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ने वाले असर पर गंभीरता से नजर रख रही है और भारत मैच्योरिटी से इस संकट से निपटेगा। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में 5% वो इजाफा देखने को मिला। $89 प्रति बैरल तक वो पहुंच गई। नेचुरल गैस के भी महंगा होने की आशंका है। इसको लेकर भारतीय उद्योग जगत की भी चिंता बढ़ती जा रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह से बढ़ती अनिश्चितता के बीच कच्चा तेल फिर महंगा होने लगा है। सोमवार को कच्चा तेल करीब 5% तक महंगा होकर $89 प्रति बैरल के ऊंचे स्तर तक पहुंच गया। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो कच्चा तेल के और महंगा होने का अंदेशा है और इसके साथ ही भारत का कच्चे तेल के आयात का खर्च भी बढ़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 80% से कुछ ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को माना हालात गंभीर हैं। India will handle it with maturity. I mean, the Indian statement, the Honorable Prime Minister's statement is very clear. Insofar as energy is concerned, let us be absolutely clear that the place where the action is taking place is in many respects, the center of the global energy this thing. Okay. So we'll watch very carefully, and I think
as we go along, we will navigate our way through this. There's no issue. चिंता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों पर इसके असर को लेकर भी बढ़ रही है। भारतीय उद्योग जगत भी सकते में है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पिछले करीब 1.5 साल में ये दूसरा युद्ध है जिसका साया अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। इंडस्ट्री के निश्चित तौर पर स्टेक्स बहुत ज्यादा है आपके। आप कैसे देखते हैं जो वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है ऑयल प्राइसेस में, एनर्जी प्राइसेस? आज ब्रेंट ऑयल बढ़ चुका है और ऑयल प्राइसेस में डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सप्लाई चेन में असर होगा। अगर ईरान इसमें इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली हमारा ईरान जो है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, उससे ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी में भी असर आएगा और इंडिया में भी इससे डेफिनेटली असर आएगा। जाहिर है युद्ध का दायरा आने वाले दिनों में अगर बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत के ऑयल इंपोर्ट बिल पर पड़ेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच दुनिया कुछ और युद्ध और तनाव को भी इस वक्त झेल रही है। इसमें एक है बीते करीब 20 महीनों से जारी यूक्रेन रूस का युद्ध। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध जारी है। चीन ताइवान के बीच भी तनाव चल रहा है। देखते हैं रिपोर्ट। इस दुनिया में कई जंग एक साथ लड़ी जा रही है और कई देशों के बीच इतना तनाव है कि किसी भी वक्त तलवारें खिंच सकती। चाहे वो रूस यूक्रेन हो, अजरबैजान आर्मीनिया हो या चीन ताइवान, दुनिया के कई हिस्से तनाव की गिरफ्त में हैं। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? साहिल लुधियानवी ने ये शेर 20वीं सदी में लिखा था। नई सदियां बरसों हो गए लेकिन मसले अब भी वही हैं। एक और जंग शुरू हो गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अमन तो कभी नहीं रहा, लेकिन 7 अक्टूबर की सुबह गाजा पट्टी से हमास ने इजरायली शहरों पर हजारों रॉकेट दागे। जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री ने जंग का ऐलान कर दिया। जंग दुनिया में कहीं भी हो, दुनिया भर पर इसका असर पड़ता है। यही सबक हमने रूस यूक्रेन युद्ध से सीखा। इजराइल ने हमास के हमले के बदले गाजा पर धावा बोल दिया है। हमास ने दक्षिणी इजराइल में हजारों रॉकेट दागे, 5000 से भी ज्यादा, और दोनों तरफ सैकड़ों से भी ज्यादा लोगों की जानें गई। इजराइल का कहना है कि हमास के हमले में अब तक 600 इजरायली मारे गए हैं, जबकि करीब 2000 लोग घायल हैं। लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह गुट भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है, जिससे पूरे पश्चिमी एशिया में अशांति का खतरा मंडराने लगा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 600 दिन हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इतना समय बीत चुका है, लेकिन इस लड़ाई के थमने के आसार नहीं नजर आ रहे। दोनों पक्षों ने मौत और तबाही के बड़े बड़े दावे किए। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय के अनुसार रूस यूक्रेन जंग में सितंबर 2023 तक 9,614 नागरिकों की मौत हो चुकी थी। यही नहीं, 17,535 लोग घायल भी हुए। पुतिन को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में वो कीव को अपने कब्जे में कर लेंगे और जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार देकर तस्वीर बदल दी। इस लड़ाई ने दुनिया भर में खाद्य और ऊर्जा संकट को भी गहरा दिया है। अजरबैजान और आर्मीनिया लंबे समय से एक दूसरे से लड़ते आए हैं। युद्ध विराम के बावजूद दोनों देश गाहे बगाहे एक दूसरे पर हमला करते रहे। पिछले हफ्ते हालात और गंभीर हो गए, जिससे एक और जंग का खतरा मंडराने लगा। अजरबैजान ने आतंक निरोधी मुहिम के नाम से आर्मीनिया पर जंग का ऐलान कर दिया। अजरबैजान ने आर्मीनिया के कब्जे वाले नगोर्नो काराबाख में अपनी फौज भेजकर आगाह किया कि यह कार्रवाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक आर्मीनिया की सेना हथियार न डाल दे। दोनों देशों के बीच बेहद तनाव है और युद्ध कभी भी भड़क सकता है। चीन और ताइवान के बीच तनाव हमेशा रहा है, लेकिन पिछले साल भर में ऐसे कई मौके आए जब लगा कि अब जंग छिड़ने वाली है। चीन के लड़ाकू जेट, युद्धपोत और ड्रोन अक्सर ताइवान स्ट्रेट में जाकर उसे धमकाते हैं। पिछले साल अगस्त में जब अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान गईं, तो चीन ने ताइवान को घेरकर अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया।
कुछ महीने पहले जब ताइवान के राष्ट्रपति अमेरिका गए तो चीन ने विरोध दर्ज कराया था। चीन ने वादा किया है अगर जरूरी हुआ तो वो जबरदस्ती उसकी जमीन चीन में मिला लेगा। हालांकि अमेरिका के ताइवान के साथ औपचारिक रिश्ते नहीं हैं, फिर भी उसने ताइवान की स्वतंत्रता और संप्रभुता की हिफाजत करने का वादा किया है।